ये जो ऑब्जेक्टिव अपन सॉल्व कर रहे हैं ये सभी के लिए है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एप्लीकेशन पर हमारी क्लास चालू हुई है आपकी 10 बजे से। हम मध्य प्रदेश जीएस पढ़ा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म वाला, पर्यटन वाला टॉपिक चल रहा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा शाम को 7 बजे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ साइंस, जिसमें से एक भी प्रश्न आपका कहीं भी बाहर न जाए और ये 2-3 बार आपका आसानी से अच्छी तरह से हो जाएगा। चित्रों का मैं विशेष ध्यान रख रहा हूँ, जहाँ चित्रों की ज़रूरत है वहाँ चित्र डाल रहे हैं, जहाँ वीडियो की ज़रूरत है वहाँ हम वीडियो के द्वारा भी पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन लोगों को मालूम है इन चीज़ों के बारे में, और जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जीएस को बार बार में भूलते हैं, तो चित्रों के द्वारा यदि आप जीएस को याद करने की कोशिश करेंगे तो वो चित्र के माध्यम से आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लिखा हुआ कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, लेकिन चित्र के माध्यम से आप उसको याद रख सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन जो फीस है इस समय पर वो है आपकी 2500 रुपये है आपकी। कल भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो ये 2500 रुपये रखी गई है अभी फीस, जिसमें आपको 5 बुकलेट भी मिलेंगी। एक इतिहास की बुकलेट मिलेगी, भूगोल की मिलेगी, मध्य प्रदेश की, संविधान की और विज्ञान की। इसके अलावा 2 बुकलेट हमारी पेड रहती हैं, जिनमें से गोल्डन कलेक्शन है और एक जीएस मंत्रा है। और इन्हीं दोनों बुकलेटों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते भी हैं, क्योंकि ये समरी टाइप में हमने बनाई है। तो जिन लोगों को गोल्डन कलेक्शन बुक चाहिए वो कोचिंग से आकर के ले जा सकते हैं। अभी जीएस मंत्रा मेरी अपडेट हो रही है, बिल्कुल नए मॉडल में, नए तरीके से मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ। तो वो अभी जीएस मंत्रा तो है नहीं, लेकिन जिन सज्जनों को चाहिए तो वो गोल्डन बुक ले जा सकते हैं। ये नेटवर्क की वजह से आपके यहाँ पर हो सकता है अमन, यहाँ तो सही चल रहा है ये। अमन थोड़ा सा देखें जरा आप। प्राथमिक शिक्षक की ऑनलाइन क्लासेस अभी तो आपकी ये वर्ग 3 की चल रही है। वर्ग 3 में ये पर्यावरण वाला टॉपिक है आपका। अब इसके बाद में अन्य टॉपिक है वो भी चालू हो जाएंगे आपके बस कुछ समय में, ठीक है ना। तो ये है। और जिन लोगों को नोट्स नहीं चाहिए विदाउट नोट्स, तो उनकी फीस आपकी रखी गई है 2000 रुपये। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूड है, आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को आवाज़ तो सही आ रही है ना? ओके अमन, ठीक है अमन। तो ये हमने पूरा शेड्यूल बनाया है। इसमें हम पीएससी, एसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जेल पुलिस, कोई भी आपका एग्जाम होता है जहां जनरल नॉलेज आती है, वो जनरल नॉलेज वाला हर एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एसआई के लिए अलग पढ़ाई करनी है, पीएससी के लिए अलग पढ़ाई करनी है, रेलवे के लिए अलग करनी है, जबकि सबकी तैयारी कॉमन होती है। बस केवल प्रश्न पूछने का थोड़ा अंदाज बदल जाता है, चीज़ें वही रहती हैं, वही फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं। किस तरीके से आपको याद रखनी है वो तरीके मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी राहुल मैडम नहीं पढ़ा रही हैं, बस ज्योग्राफी भी चालू हो जाएगी आपकी। बस थोड़ा सा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी आपके, तो बस अब कुछ समय में अपन ज्योग्राफी वगैरह सब चालू कर देंगे। हर क्लास चालू होगी आपकी, ठीक है ना। चलिए अब अपन पढ़ रहे हैं। आप फोन नहीं, फोन आ रहा है किसी का। चलिए आज का एक प्रश्न है आपका, 56 नंबर का प्रश्न है आपका। एबोला है एक, एबोला क्या है? जरा जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा। एबोला क्या है? आतंकवादी संगठन है। एबोला क्या है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी। एबोला क्या है? आतंकवादी संगठन, प्राण घातक विषाणु यानी वायरस, एड्स परीक्षण, और इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा आप लोग, जवाब दीजिएगा। ये एबोला क्या है? वर्षा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आतंकवादी संगठन, प्राण घातक विषाणु, एड्स परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा आपका प्राण घातक विषाणु, यानी जो एबोला है, एबोला एक बीमारी है और ये एबोला बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। और इस बीमारी ने बहुत जानलेवा अटैक किया था और ये बीमारी फैली थी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप से फिर अन्य जगह पे ही पहुंची, लेकिन मेन इसका जो फोकस रहा है, सेंट्रल रहा है, वो अफ्रीका महाद्वीप रहा है। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि ये एबोला जो नाम है ये किसके नाम पर पड़ा था? आगे आएगा ये हालांकि प्रश्न, लेकिन अब चूंकि एबोला चल रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि एबोला जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा। तो एबोला एक नदी का नाम भी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एबोला नाम किसके नाम पर पड़ा है, प्रश्न ऐसे आता है। तो एबोला एक नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है और यहाँ पर ये प्राण घातक एक वायरस आया था, उसका नाम एबोला वायरस रखा अफ्रीका महाद्वीप में।
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एबोला के लिए अभी कोई दवाई और वैक्सीन सही तरीके से नहीं खोजी गई है, और इसके लिए जो दवा बनी थी उसी दवा का प्रयोग आजकल अपन कोविड-19 में कर रहे हैं। तो जो आपका कोविड वायरस जो फैला हुआ है, इसमें जो दवाएं आ रही हैं उसमें एड्स की दवा है, इसका कॉकटेल बना रहे हैं, कुछ दवाओं में एबोला की दवाओं का कॉकटेल बना रहे हैं। इस तरीके से मिक्सचर दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिक्सचर दवाओं का इस्तेमाल करने के कारण ही मृत्यु दर आपकी कैसी हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि ये प्रयोग चल रहे हैं उनके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये क्या है आपका प्राणघातक विषाणु। अभी बताता हूँ आपको। ये सर ये चिकन पॉक्स की टार्च ही होता है। टार्च मतलब तरह, अच्छा था तरह, ये चिकन पॉक्स की तरह ही है। हाँ बिल्कुल सही है, तरह है वो, सही है, ये चिकन पॉक्स की तरह ही होता है। ये आपका बहुत घातक होता है ये इस तरीके से है आपका, ये एबोला वायरस है, और ये बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह ही होता है। देखो इस तरीके से आंखें वगैरह ये हो गई तो फपोले टाइप के पड़ जाते हैं आपके। ये बिल्कुल सही है, चिकन पॉक्स की तरह ही है ये। हाँ ये भी सही है बिल्कुल, डीएनए नहीं है, आरएनए है ये, आरएनए वाला वायरस है। मैंने आपको कल बताया था, यदि किसी की वैक्सीन नहीं बन रही है तो वो आरएनए वायरस ही होगा, 99% आरएनए वायरस होगा वो आपका। कहाँ से आया था, तो अभी इस पर अपन थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये आया था आपका चमगादड़ों से। तो ये वायरस कहाँ से आया है, एबोला वायरस चमगादड़ से। निपाह वायरस कहाँ से आया है, चमगादड़ से। कोविड वायरस कहाँ से आया है, वो भी चमगादड़ से। यानी चमगादड़ों में बहुत खतरनाक वायरस पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये चमगादड़ों से बंदर में आया होगा, क्योंकि चमगादड़ क्या खाती हैं, आपकी फल फ्रूट्स खाती हैं, उनकी लार में ये वायरस रहा होगा। उसी चीज़ को किसने खा लिया, बंदरों ने खा लिया। बंदरों से फिर ये आपका यह हो सकता है उसी को जानवरों ने खा लिया, तो यहाँ से बंदर और जानवरों से ये ट्रांसफर हो गया किसमें, इंसान में हो गया। तो इस तरीके से ये वायरस ने आगे फैला था आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न, एबोला वायरस का नाम लिया गया है। जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, प्रश्न आ गया आपका, एबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से। बताइएगा जरा आप लोग, एबोला वायरस का नामकरण कहाँ से लिया गया है। ये मैंने अभी 1 मिनट पहले ही डिस्कस किया है। ये आंसर आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही है। 4 लोगों ने जवाब दिया है, आप लोग सभी जवाब दिया करें कम से कम, क्योंकि भले ही आप गलत करो उसे, कोई भी जवाब दें, आप भले गलत जवाब दें, लेकिन आप जवाब जरूर दें, तो उसका फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस प्रश्न को अपन गलत करते हैं वो दिमाग आपका वहाँ पर चलता है। जैसे ही आपका ये कई प्रश्न रिपीट होगा और आपने यहाँ गलत किया है इसको ऑब्जेक्टिव में, फिर आप सोचोगे मैंने वहाँ गलत किया था, इसको मेरे को सुधारना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आप सब लोग जितने भी हैं, सब लोग आंसर दिया करें, जितने भी अभी आप जुड़े हुए हैं, तो आप जवाब जरूर दें। तो ये क्या है आपका, एक नदी के नाम पर है। तो ये ध्यान रखिएगा, एबोला वायरस एक नदी के नाम पर है। चलिए, ये एक नदी के नाम पर है, ये नदी है आपकी एबोला। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है, और इस नदी का नाम क्या है, एबोला। इस नदी का नाम है एबोला। तो प्रश्न हो जाएगा था आपका एक और तैयार कि एबोला नदी कहाँ पर बहती है, तो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में है आपकी। एक प्रश्न और आता है एबोला क्या है, एक नदी का नाम है, एक वायरस का नाम है। तो आंसर हो जाएगा दोनों, एक नदी का नाम भी है, एक वायरस का नाम भी है। एबोला वायरस का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो एक नदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना। और ये एबोला वायरस किससे आया है, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 वायरसों का उत्पत्ति अपन अभी लेटेस्ट में पढ़ चुके हैं जो बड़े खतरनाक हैं। ये चमगादड़ से आई हैं, जिसमें निपाह वायरस है जो केरल से में आया था। इसके अलावा एक और वायरस है आपका, कौन सा वाला है वो, कोविड वायरस है, ये भी चमगादड़ से माना जा रहा है। और ये अपन पढ़ ही रहे हैं एबोला वायरस। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, और ये जो स्पॉट देख रहे हैं आप, ये संगाली, नाइजीरिया, सूडान वगैरह, ये वाले इलाके जो हैं आपके, इन इलाकों में ये पाया जाता था आपका। और ये भी एक चीज़ और है, ये आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश नाइजीरिया है। यहाँ पर आपका पोलियो था पहले, पोलियो, तो ये पोलियो इस जगह था। तो दुनिया में पोलियो के जो केस थे वो 3 देशों में थे केवल। एक अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो नाइजीरिया था आपका, और एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी 6-7 दिन पहले ही आपके
WHO ने, जिसे अपन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो उस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो किस देश से पोलियो समाप्त हो गया? नाइजीरिया से। इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप, नाइजीरिया में कोई पोलियो नहीं है। अब केवल पोलियो 2 देशों में है, एक देश पाकिस्तान है और दूसरा देश अफगानिस्तान है। चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ये इस इलाके में फैला था आपका इबोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। एक और आ गया आपका जीका वायरस, ये भी जयपुर वगैरह में काफ़ी इसने प्रभाव डाला था आपका जीका वायरस ने। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा होता है जिससे कौन सा होता है? डेंगू होता है। यानी डेंगू और जीका वायरस दोनों एक ही प्रजाति के द्वारा होते हैं। दूसरा है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। जीका वायरस का क्या है? लैंगिक संचरण संभव है। अब इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जरा जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, आप बताएं इन दोनों कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही हैं, बताइए जरा, या दोनों ही गलत हैं? बताएं, जवाब दीजिएगा आप लोग। इन दोनों में से कौन से कथन है जो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं? 1 2 दोनों। अनुराग कह रहे हैं दोनों कथन। और बताइए, और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। सही है, सभी का जवाब सही है। जो अभी तक जो जितने लोगों ने जवाब दिया है सभी का जवाब बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो जीका वायरस है उसी मच्छर द्वारा फैलता है जिससे आपका डेंगू वायरस फैलता है, यानी एडिस मच्छर के द्वारा, जिसे अपन टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण संभव है। ये जो आपके जीका वायरस जो होता है ना, जो नवजात शिशु जो होते हैं आपके, यानी माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है ये आपका जीका वायरस। बड़ा खतरनाक है ये जीका वायरस। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, 1 और 2 दोनों आंसर सही हैं आपके। ये जीका वायरस ये मच्छर के द्वारा फैलता है, ये टाइगर मच्छर है, इसी से आपका डेंगू भी होता है। मतलब नहीं मालूम है इसका क्या मतलब क्या है? ये जीका बुखार वायरस से होने वाला संक्रमण है। इस वायरस से संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है। डेंगू और चिकनगुनिया भी यही मच्छर फैलाता है। ये वायरस का सबसे पहले युगांडा के जीका जंगल में पता चला था। इसका पता कहाँ से लगा था आपका? युगांडा के जीका जंगल से। तो ये जीका क्या है? एक जंगल भी है। ये कहाँ पर है? युगांडा में। युगांडा कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो आपके जीका जंगल है वहाँ पर इस वायरस के बारे में पता चला था, इसलिए इस वायरस का नाम पड़ गया जीका। ठीक है ना। जीका वायरस के लक्षण क्या क्या है? तो सिर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, कंजक्टाइवा यानी आंखों में ज़्यादा दर्द है, बुखार आ जाता है, उल्टी की इच्छा करती है, त्वचा पर चिकते पड़ जाते हैं, आपके जोड़ों में दर्द होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। और इससे जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है इससे। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है इस बच्चे की। तो ये आपका जीका वायरस के लक्षण है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक और देख रहे हैं, बता रहा हूं मैं अभी आपको इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, मानव शरीर में उर्विका, उर्विका का माने होती है फीवर हड्डी। फीवर हड्डी की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस। तो एथलीट फुट वायरस के द्वारा होता है, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, और मानव शरीर में फीवर सबसे लंबी हड्डी है। बताइए इन 3 कथनों में से कौन से कथन हैं जो आपके सही हैं? जल्दी से जल्दी जवाब दें। जल्दी जवाब दें इसे। नहीं, तीनों सही नहीं है, ये तीनों सही नहीं है संजय, तीनों सही नहीं है।
क्योंकि जो एथलीट फुट जो बीमारी है ना आपकी, एथलीट फुट बीमारी, ये वायरस के द्वारा नहीं होती, बल्कि ये बीमारी होती है आपकी किसके द्वारा? फफूंद के द्वारा, यानी जिसे अपन फंगस कहते हैं। फंगस या फफूंद या कवक के द्वारा होती है ये बीमारी। एथलीट फुट जो बीमारी है कवक, फफूंद या फंगस के द्वारा होती है। ये बीमारी आपकी वायरस के द्वारा नहीं होती। तो आंसर इनमें से कौन से होंगे आपके? आंसर यहाँ पर होंगे आपके, एक तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ये बात बिल्कुल सही है, और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये बात भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। तो आंसर कौन सा है आपका? 1 और 2। तो ये ध्यान रखें, आंसर आपकी 1 और 2 है। ये आप देख सकते हो, ये आपकी फीमर हड्डी, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको भी आप लोग। ये वाली जो देख रहे हैं, ये वाली जांघ की जो हड्डी है, ये वाली, ये फीमर हड्डी है आपकी, फीमर। ये वाली जो हाथ की देख रहे हैं यहाँ पर वाली, ये आपकी ह्यूमेरस हड्डी है। और मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं आपकी कुल, 206। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें लगभग होती हैं आपकी 300 बोन। छोटे बच्चों में 300 बोन होती हैं, अपन लोगों में कितनी होती है? 206। यानी आगे चल करके ये बोन काफ़ी आपकी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इनमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपकी? कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे लंबी हड्डी फीमर। और जो हड्डियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, कंक्रीट की तरह। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये फीमर है आपकी सबसे लंबी बोन। ये हैजा है आपका, कॉलेरा के कारण से होता है। इस हैजा की बैक्टीरिया को खोजने का श्रेय रॉबर्ट कोच को जाता है। एक समय पर इसने महामारी का रूप धारण किया था, बहुत बुरी कंडीशन हुई थी। और ये आपका एथलीट फुट बीमारी है आपकी, जिसकी अपन बात कर रहे थे ना, एथलीट फुट, ये है आपकी। इस तरीके की ये बीमारियाँ वगैरह फट जाती हैं, ये फफूंद के कारण से होती है, फफूंद या फंगस के कारण से होने वाली बीमारी है आपकी एथलीट फुट। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, एथलीट फुट फफूंद या फंगस के द्वारा होती है, जिसे अपन कवक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? जैसे आपने देखा होगा, शाम के समय अपन भोजन बना करके रखते हैं, और भोजन बना करके गरम गरम आपने खा लिया फिर तो ठीक है, और कुछ समय के बाद में गर्मियों में स्पेशली, और जब भयानक गर्मी पड़ रही होती है उस समय पर आपका जो भोजन होता है तो वो कैसा हो जाता है? बेकार हो जाता है, स्वाद भी बिगड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहता। और यदि आप खा भी लेते हैं तो फिर आपको विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो यही प्रश्न है कि भोजन विषाक्तता यानी भोजन को जहरीला कौन करता है, किसके कारण से होता है? ई कोलाई के कारण से होता है, या सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण से होता है, या सीडोमोनास के कारण से होता है, या कैंडिडा के कारण से होता है? तो ये 4 विकल्प हैं आपके। इन 4 विकल्पों में से बताइए भोजन खराब किसके कारण से होता है? बताइएगा जरा इन 4 विकल्पों में से क्या भोजन किसके कारण से खराब होता है? संविदा का एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। संविदा का एग्जाम कब होगा कोई जानकारी नहीं है, और संभवतः जब ये प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा कोविड वायरस का तभी करवाएंगे। तो ये लग रहा है शायद चुनाव के बाद में ही, दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, ये सैल्मोनेला बेसिलाई, सैल्मोनेला बेसिलाई। तो भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? सैल्मोनेला बेसिलाई। आंसर आपका होगा इसमें बी। सीडोमोनास नहीं होता, सीडोमोनास नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? सैल्मोनेला बेसिलाई। तो आंसर आपका क्या होगा? ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, ये ई कोलाई नहीं होता, ई कोलाई के कारण से भोजन विषाक्त नहीं होता। ई कोलाई तो मनुष्य के पेट के अंदर पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, जो दर्द वगैरह पैदा करता है, ठीक है ना। ये भोजन को खराब नहीं करता। एकता शिल्पी, आंसर इसमें पहला नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा इसमें? सैल्मोनेला बेसिलाई होगा आपका। पुष्पेंद्र भैया यहाँ सीडोमोनास नहीं होगा, आंसर होगा सैल्मोनेला बेसिलाई, बी आंसर होगा आपका, ठीक है पुष्पेंद्र। शिल्पी, एकता, थोड़ा ध्यान रखना, ई कोलाई नहीं है, सीडोमोनास नहीं है, आंसर कौन सा है? सैल्मोनेला बेसिलाई। ये आपका एक बैक्टीरिया होता है इस तरीके का। तो इससे आपको जब भोजन ले लेते हैं अपन, खाते हैं, और उसके बाद में जो विषाक्त भोजन होता है तो वॉमिटिंग वगैरह होना चालू हो जाती हैं। अगला प्रश्न है भोजन की विषाक्तता यानी बोटुलिज्म। भोजन का जहरीला होना बोटुलिज्म कहलाता है साइंस की भाषा में, ठीक है ना। तो भोजन का विषाक्तता यानी बोटुलिज्म किस स्पीसीज के कारण से होता है? एजेटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम या राइजोबियम। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सब बैक्टीरिया हैं, ये सब बैक्टीरिया हैं। तो बताइए कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण से भोजन विषाक्त होता है यानी बोटुलिज्म होता है? एक तो हो गया आपका पहला वाला, अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? भोजन का बोटुलिज्म, बोटुलिज्म यानी जहरीला होना,
एजेटोबैक्टर के कारण से होता है, या लैक्टोबैसिलस के कारण से है, या क्लोस्ट्रीडियम के कारण से है, या राइजोबियम के कारण से है? बताइएगा जरा आप लोग। लैक्टोबैसिलस के कारण से नहीं है डॉली, लैक्टोबैसिलस नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस तो दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। तो दूध को दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ये भोजन को खराब नहीं करता, ये तो अपने लिए कैसा है, लाभदायक है। यहाँ आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया है। राइजोबियम नहीं होगा आपका, क्योंकि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है आपका, ये आपका पाया जाता है नोट्स में, गांठों में पाया जाता है, और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में बदलने का काम करता है ये वाला। और नुकसानदायक आपका केवल एक ही बैक्टीरिया है, वो है क्लोस्ट्रीडियम। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर नहीं होगा आपका अमन, एजेटोबैक्टर नहीं है आपका, आंसर सी होगा। एजेटोबैक्टर से तो अपन शराब वगैरह, इनके बियर वगैरह बनाने में इनमें काम आता है ये वाला। तो इस तरीके से भोजन को जहरीला करता है आपका क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है पुष्पेंद्र आपका। अगला है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में ये बदल चुका है आपका, लेकिन पुराना यदि कहीं उसने क्वेश्चन उठाया तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है, और एक बार नहीं बना, कई बार बना है। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछता है, आपका जवाब एक ही प्रश्न में आ जाएगा। इसे अपन कहते हैं डीपीटी, इसी को नाम दे दिया जाता है ट्रिपल एंटीजन। इसी को नाम क्या दिया जाता है, ट्रिपल एंटीजन। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, ट्रिपल एंटीजन का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन का मतलब ही डीपीटी होता है। वर्तमान में सरकार ने ट्रिपल एंटीजन के टीके को हटा करके आपका पेंटागन टीका चालू किया है, जिसमें 5 बीमारियों का मिश्रण रहता है। और इस टीकाकरण जो बच्चों को किया जा रहा है, नवजात बच्चों को, उसको भारत सरकार ने एक नाम दिया है, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यदि आपसे इस तरीके का प्रश्न आता है तो नवजात शिशुओं को टीकाकरण से संबंधित है, और उसमें पेंटागोनल टीका बनाया है जिसमें 5 हैं। अभी तक चल रहा था कौन सा, ट्रिपल एंटीजन। तो ये बताइए, ये ट्रिपल एंटीजन किससे संबंधित है, कौन सी बीमारी? हाँ सही है, ये बताएं जरा। कोई दिक्कत नहीं है जी अमन। अभी आप मतलब जैसे नहीं पढ़ा है तो मैं साइंस जब पढ़ाऊंगा, साइंस में जब बीमारियां पढ़ाऊंगा तो उसमें ये टॉपिक आएंगे आपके। शाम को 7 बजे आप मेरी क्लास लेते हैं ना अमन, तो वहाँ पर आपको क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग पहले से इन चीज़ों को सॉल्व कर चुकी हैं, तो आपकी समझ में और अच्छा आएगा वहाँ पर। फिर इसके बाद में अपन एक बार ओटियाँ और सॉल्व करेंगे इनको। अभी तो क्या है, मैं क्रम से करा रहा हूँ, फिर मैं फिल्टर में लेकर के आऊँगा इन ओटियों को। जब फिल्टर में आप सॉल्व करेंगे तो फिर पकड़ में आने लगेंगे आपके में। तो जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पता है, तो आप उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें अभी आप। फिर जब अपन बीमारियां पढ़ेंगे वहां पर ये टीकाकरण को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और जब आप कागज पेंसिल भी थोड़ा लेकर के बैठा करें तो उसमें क्या होगा, जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही है आपको तो तुरंत हल्की सी हिंट में नोट कर लीजिए करो। इसी वजह से मैं थोड़ा रुक रुक करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप नोट कर सकें। जैसे अब ये टीपीटी आया तो बगल में ही आप डीपीटी लिख दो, डीपीटी के बगल में लिख दो ट्रिपल एंटीजन आ गया आपका, ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष लिख दो, जिससे आप समझ जाएंगे टीकाकरण के लिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देख सकते हैं इसमें आंसर होगा डिप्थीरिया, कोकरा खांसी, टिटनेस। यहाँ डी का मतलब क्या है आपका, ये डी आ रहा है आपका, ये डी का मतलब डिप्थीरिया है। पी का मतलब क्या है, परट्यूसिस। कुकर खांसी को परट्यूसिस कहते हैं, कुकर खांसी परट्यूसिस। और ये टी का मतलब क्या है, टिटनेस यानी टेटबैक। तो ये होगा आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। हाँ, अंतरिक्ष की ओटी भी कराऊंगा मैं आपको। अंतरिक्ष के शायद नोट्स आपको अभी दिए कि नहीं दिए मेरे को मालूम नहीं, मैं पूछ लूँगा सर से। नहीं होंगे तो अंतरिक्ष के नोट्स और ओटी दोनों भी दूंगा मैं आपको, और एक दिन इसी तरीके से करा दूंगा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आपको अंतरिक्ष से संबंधित। चलिए, ये डीपीटी है, कुकर खांसी। अभी आप कंसंट्रेट बीमारियों पर करें, पहले इस टॉपिक को फिनिश हो जाने दो। थोड़ा सा और रह गया है, ज़्यादा नहीं है, बस कुछ समय में ये मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस और है इसकी। उसके बाद में फिर अपन अंतरिक्ष वाले टॉपिक को लेंगे। ये आपका देखिए, ये डिप्थीरिया की बीमारी है, मैंने कई बार दिखाई है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इस तरीके से इसमें से गला क्या हो जाता है, चौक हो जाता है। प्रश्न आता है कौन सा अंग प्रभावित होता है डिप्थीरिया में, यह डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, ट्रिपल टी का मैच हुआ, एलजी साहब बुलाए थे अपन ने, ठीक है ना। ट्रिपल टी का मैच हुआ तो क्या बुलाए थे, एलजी बुलाए थे। फिर एक डीपी लगा दी थी लाइट के लिए, डीएसपी बुलाए थे अपन ने, और मैं हूं ना आयोजक। एम का मतलब मेनिनजाइटिस, एन का मतलब निमोनिया, डी का मतलब डिसेंट्री, एक डी का मतलब डिप्थीरिया, ठीक है ना। तो ये डिप्थीरिया में गला चौक होता है इस तरीके से,
कुकर खांसी तो आप जानते ही हैं, ये आपकी कुकर खांसी है, जिसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस खांसी के होने से एक फ़ायदा भी है आपको। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कुकर खांसी होने से एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि घर में चोरी नहीं होती। रात भर आप खांसोगे तो चोर को लगेगा कि जग रहे हैं अभी, तो ये फ़ायदा भी है यदि आप नज़र थोड़ा बदलें तो। हाँ, एसएससी के बारे में थोड़ी सी अपडेट है। एसएससी का एक तो कैलेंडर आ गया है, एग्जाम की डेट बता दी गई है, और संभवतः कल कोई एक वैकेंसी भी आई है एसएससी में। 1653 के समथिंग पद हैं एसएससी के। कुलदीप भैया 1653 के समथिंग पद हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आज मैं उसको अपडेट करके और देख लूँगा किस क्षेत्र में है वो पद, फिर मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगा उसको। और ये तो आप जानते ही हैं, ये टेटनेस है। इसमें क्या होता है, जंग लगा हुआ कोई भी कील, अब ध्यान रखना यहाँ पर केवल जंग लगी हुई कील नहीं है, कांटा भी होता है ना, उससे भी हो जाती है। एक्चुअल में इसमें जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया पाई जाती हैं, वो बैक्टीरिया घोड़े की लीद में पाई जाती हैं। घोड़े की लीद का मतलब होता है घोड़े की पोटी में पाई जाती हैं, और वो बाहर आकर के यदि कील से लग जाए आपके, या कांटे से लग जाए, वो कांटा आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तब जा करके ये फिर आपको इन्फेक्शन फैलाना चालू करती हैं, और नर्वस सिस्टम आपका फेल होना चालू हो जाता है। यानी आपके जो ब्रेन है उसका कंट्रोल अंगों पर नहीं रहता। तो टेटनेस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है आपकी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक है। और यदि कभी इंजेक्शन वो आपका ब्लड से कटते हैं या अन्य चीज़ों से कटते हैं, तो तुरंत 24 घंटे के अंदर टेटवैक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इनकी पहचान करो। प्रति साल मतलब हर साल एक बीमारी ऐसी है जिसके कारण से लगभग 5 लाख लोग मरते हैं। आप बताइए जरा कौन सी बीमारी है जिसके कारण से 5 लाख लोग मरते हैं हर साल। इंसेफेलाइटिस है, एड्स है, कैंसर है, या क्षय रोग है? बताएं जरा आप लोग, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसके कारण से मरते हैं? वर्षा सही है जवाब आपका। हर साल 5 लाख लोग आपके केवल एक बीमारी से मरते हैं, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। नहीं है सौरभ कैंसर नहीं है। हाँ डॉली कैंसर नहीं है, कैंसर से इतने नहीं मरते, कैंसर से इतने नहीं मरते जितने ज़्यादा टीबी से मरते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, टीबी के बारे में आपको याद होगा एक क्लास में मैंने बोला भी था, और मैंने बोला था ये जो वर्तमान में जो कोविड वायरस है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है आपका टीबी। यहाँ मरने की दर बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने की दर भी यहाँ पे ज़्यादा है। ये भी हवा के द्वारा फैलती है आपकी, और इसमें 7-8 महीने तक का आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। लगभग 6-7 महीने तक इलाज चलता है, तब जा कर के इसमें से बचाव हो पाता है। बड़ी खतरनाक बीमारी है ये। टीबी भी कई प्रकार की होती है। लंग्स की टीबी का तो अपन पता लगा लेते हैं, लेकिन जब ये हड्डियों तक पहुंच जाती है, बोन तक पहुंच जाती है, तब इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए फिर एक विशेष प्रकार के परीक्षण होते हैं, जैसे अपन मेजेंटा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके मेसोंटा उस परीक्षण को किया जाता है, तब इसका पता लगाया जाता है। अभी आगे आएगा ये प्रश्न, अपन वहाँ सॉल्व करेंगे इसे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टीबी की बीमारी क्षय रोग है, और प्रतिवर्ष अपन टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। तो ये प्रतिवर्ष अपन कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम भारत से टीबी को 2025 तक समाप्त करेंगे, जबकि WHO ने ये कहा है कि हम 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को समाप्त करेंगे, और भारत सरकार कह रही है हम 2025 तक समाप्त करेंगे। 24 मार्च भी आपको याद रखना है, जो टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जन जागरूकता फैलाई जाती है। तो प्रतिवर्ष 5 लाख लोग मरते हैं इससे, हर साल मौत का कारण है ये टीबी रोग। ठीक है ना, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, खतरनाक होता है, हवा के द्वारा फैलते हैं इसके रोगाणु आपके, और लंग्स प्रभावित होते हैं। आप देख सकते हो ये इस तरीके से लंग्स हैं आपके, फेफड़े हैं, उनमें ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है और धीरे धीरे इनको नष्ट करना चालू कर देता है। हाँ सही है पुष्पेन। पोलियो, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो ये डिप्थीरिया अपन ने कर ही लिया है, पोलियो है, वूपिंग कफ है, काली खांसी, तो इन तीनों में तो होता ही आपका। और ये टेटनेस है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? पोलियो नहीं होगा। तो ये सिंपल है, इसलिए मैंने इसका आंसर बता दिया आपको, पोलियो है ना। पोलियो इस तरीके से होता है, पैरों में होता है, छोटे बच्चों में फैलता है, दूषित जल के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, ऐसा कौन सा वायरस जनित रोग है जिसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है? तो उसमें आपका पोलियो है। नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है जिससे पैर आपका विकलांग हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, तो आंसर पोलियो होगा।
अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ये आंसर आपका किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। इस पर अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। बताएं जरा आप लोग, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किसे रोकने के लिए लगाई जाती है? कुलदीप बिल्कुल सही है आपका, वर्षा सही है, राहुल सही है, अमन सही है, सुनील सही है। ट्रिपल एंटीजन का मतलब हो जाता है डीपीटी, वही डीपीटी जो भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ एक चीज़ और है, डिप्थीरिया को हिंदी में रोहिणी कहते हैं, रोहिणी। डिप्थीरिया शब्द अंग्रेजी है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसका नाम है रोहिणी। तो हो सकता है कि कहीं रोहिणी लिखा हुआ मिले आपको, रोहिणी, तो रोहिणी का मतलब डिप्थीरिया है। आप अंग्रेजी वर्जन देख लीजिएगा, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हिंदी में इनके नाम कई होते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो। अंग्रेजी में आपका नाम एक ही रहता है, इसलिए समस्या नहीं है। तो ये कोकर खांसी यानी पर्ट्यूसिस को याद रखें, अंग्रेजी वर्जन को देख लेना। टिटनेस ये तो अंग्रेजी वर्जन है ही, डिप्थीरिया ये अंग्रेजी वर्जन है ही। इसको अपन हिंदी में बोल देते हैं रोहिणी, और टिटनेस को अपन बोल देते हैं लैक जॉ। इसमें धनुष के आकार का शरीर हो जाता है, जबड़े जाम हो जाते हैं, लैक जॉ। धनुष टंकार, धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है ये टिटनेस, क्योंकि अपना शरीर बिल्कुल इठ जाता है आपका। जब बीमारी पढ़ाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा, जैसे आपको इनको याद करा सकूं। आप अंग्रेजी नाम याद रखें इसमें। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ये तो हो गया आपका। निम्न द्वारा होने वाली बीमारी के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग करती हैं। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। बताइए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? खसरा, खसरा पोलियो के, खसरा आपका वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। खसरा को मीजल्स के नाम से जाना जाता है। वायरल इन्फेक्शन है आपका, और शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ना चालू हो जाती हैं। पहले मैं बता चुका हूँ इसको खसरा, और अपन डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो वो बीमारी वाले पोर्शन में बताऊँगा फिर इसको, ठीक है ना। बताएं जरा कौन सी बीमारी है जिसमें सल्फा दवाइयों का इस्तेमाल होता है? तो ध्यान रखना, सल्फा का मतलब होता है आपका एंटीबायोटिक। सल्फा मतलब एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग या सल्फा दवाइयों का प्रयोग किस में होगा? तो आप जानते हैं बैक्टीरिया में। ये ध्यान रखिएगा, जीवाणु, मैंने कल भी डिस्कस किया था। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं उन्हीं को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। ध्यान रखें, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों में क्या दी जाती है? आपकी एंटीबायोटिक दी जाती हैं। और एंटीबायोटिक को हिंदी में कहा जाता है सल्फा। हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? सल्फा, जिनमें सल्फर की मात्रा हो। तो सल्फा दवाइयों का प्रयोग किसमें होगा? जीवाणुओं के इलाज में। वायरस के इलाज में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। फफूंद के इलाज में भी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। ये केवल किस में होता है? सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है यानी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सिवाजोल है या एस्पिरिन है? बताइए इनमें से कौन सी एक सल्फा औषधि है? इसमें आंसर है सिवाजोल। सिवाजोल, सिवाजोल है ये, कोई ज़्यादा खास नहीं है, सीधा फैक्ट याद करना पड़ेगा, यहाँ तो समझाने लायक कुछ नहीं है। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी, प्रति सूक्ष्मजीवी का मतलब होता है वही माइक्रोस्कोपिक औषधियों में कौन सी? यक्षमा, यक्षमा का मतलब होता है टीबी। और कुष्ठ, कुष्ठ का मतलब होता है लेप्रोसी यानी सफ़ेद दाग। तो ये तो हो गई सफ़ेद दाग, और ये हो गया आपका यक्षमा यानी टीबी। इन दोनों रोगों में कौन सी दवाई है जिसका इस्तेमाल होता है? बताइए, आइसोनियासिड है या एमिनोसैलिक एसिड है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है या रिफेम्पसिन है? पता है कौन सी दवाई है जिसका इस्तेमाल अपन टीबी में और लेप्रोसी में दोनों ही बीमारियों में करते हैं? किस दवाई का इस्तेमाल करती हैं? ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, सीधा बता रहा हूँ, एमिनोसैलिक एसिड। ये कौन सी दवाई है? एमिनोसैलिक एसिड दवाई है। इसका इस्तेमाल अपन टीबी और लेप्रोसी दोनों ही बीमारियों में करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? एड्स है, टीबी है, मलेरिया है या एबोला है? बताएं जरा, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। इन चार में से कौन सा सही है? बिल्कुल सही है टीबी। टीबी
5 लाख लोग तो भारत में ही मर रहे हैं। आप सोच सकते हो दुनिया भर में कितने लोग मरते होंगे। सबसे ज़्यादा लोग किससे मरते हैं? टीबी से मरते हैं, प्रतिवर्ष मरते हैं आपके। तो आंसर आपका क्या होगा? टीबी। ये सबका जवाब सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है यहाँ पर। टीबी कैसे होती है? टीबी अपन जानते ही हैं, बैक्टीरिया है, इस तरीके से इन्फेक्शन होता है आपका और फेफड़े प्रभावित होती हैं। इसके अलावा हड्डियाँ भी प्रभावित होती हैं आपकी टीबी से। ये देख सकते हैं, ये लंग्स है आपके, इस तरीके से लंग्स प्रभावित होने लग जाते हैं आपकी। लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं इससे, एकदम खत्म। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? जीवाणु का मतलब है बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया। बताइए जरा, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है? तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या मलेरिया? बताएं जरा, ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये कोमल और छवि, आंसर बी कैसे होगा? इन्फ्लुएंजा तो जुकाम होता है आपका, इन्फ्लुएंजा जुकाम होता है जो वायरस के द्वारा होता है। ये टॉप बिजनेस, ये भी आपका गलत है भैया। टॉप बिजनेस नाम से जो है, ये बी आंसर नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा तो आपका क्या है? जुकाम है, जुकाम है आपका। आकाश, गलत आंसर है। इन्फ्लुएंजा जुकाम होता है, जुकाम। ये इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये दोनों के दोनों वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। तपेदिक, तपेदिक माने क्या होता है? टीबी। यक्षमा, ये टीबी का ही नाम है तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस, एक ही नाम है जी सब आपके भैया, है ना। और ये सब के सब किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। तपेदिक कह दो इसे, यक्षमा कह दो इसे, टीबी कह दो इसे, या आप ट्यूबरकुलोसिस कह दो, सबका मतलब एक ही है और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये होता है इन्फ्लुएंजा जुकाम जो हो जाता है आपको, सामान्य जुकाम है वो इन्फ्लुएंजा है। फ्लू आ रहा है ना, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। और मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। पोलियो को किससे फैलता है? दूषित पानी और भोजन लेने से। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? कि नाक का रूमाल इस्तेमाल ना करें और अपन छींकना चालू कर दें तो उसके जो वायरस होते हैं वो हवा में चले जाते हैं, हवा के द्वारा फिर दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन करते हैं। तपेदिक कैसे फैलता है? वही हवा के द्वारा। इसमें भी वो जब खांसता है या छींकता है तो ये बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं और जब दूसरा व्यक्ति इनको ग्रहण करता है तब उसको ये ग्रसित कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये टीबी के ही नाम है, जैसा तपेदिक कह दो, यक्षमा कह दो, ट्यूबरकुलोसिस कह दो, ठीक है ना। संजय मैं नाम बता देता हूँ तपेदिक के नाम कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। टीबी, यक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, यक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस और तपेदिक। देख, एक नाम और है क्षय रोग, क्षय रोग, क्योंकि शरीर धीरे धीरे वजन कम होना चालू हो जाता है इसलिए क्षय रोग। 1 2 3 4 5 नाम है इसके, ठीक है। ओके भैया, अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। ये तपेदिक है आपका और ये क्लियर कर ही चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्षय रोग, ये आ गया दोबारा से। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु कौन सा है? ये देखे जरा, क्षय रोग यानी टीबी का परीक्षण कैसे किया जाता है? रॉबर्ट का परीक्षण, बिडाल का परीक्षण, कान का परीक्षण या मैनटॉक्स परीक्षण, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, ठीक है ना। मैनटॉक्स परीक्षण, कान का परीक्षण, बिडाल का परीक्षण या रॉबर्ट का परीक्षण। तो टीबी का परीक्षण किससे किया जाता है कि जिससे पता चल सके? तो टीबी के परीक्षण के लिए सबसे पहले जो छाती का होता है आपका एक्सरा किया जाता है। आपको लगातार खांसी आ रही है तो उसमें एक्सरा करते हैं और एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस का पता लगा लिया जाता है। और किसी कारण से जब उसमें पता नहीं चलता है तब परीक्षण किया जाता है मैनटॉक्स का। कौन सा परीक्षण करते हैं? मैनटॉक्स। ये हड्डियों के अंदर जब टीबी पहुंच जाती है तो उसमें एक्सरा में पकड़ में नहीं आती है वो बीमारी, फिर वो मैनटॉक्स परीक्षण में पकड़ में आती है। तो आंसर कौन सा होगा? मैनटॉक्स परीक्षण आपका। यह है मैनटॉक्स परीक्षण। ये मैनटॉक्स परीक्षण में क्या होता है? इस तरीके से एक बहुत बड़ा इंजेक्शन, ये आपको छोटा सा लग रहा है, ये छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है। यहाँ पर देखने में लग रहा है छोटा, बहुत बड़ा इंजेक्शन होता है। और ये आपका जो हाथ होता है वो हाथ में इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करके इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। काफ़ी दर्द होता है उसमें। और फिर इसके बाद में लगभग आपका फिर वेट किया जाता है उसमें लगभग 2-3 घंटे तक। फिर उसके बाद में फिर इनका सीरम निकाला जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है, तब पता चलता है कि इसमें बैक्टीरिया हैं या नहीं है टीबी के। बहुत खतरनाक है
परीक्षण तो सिंपल है, थोड़ा सा ही दर्द महसूस होता है, लेकिन पोजीशन बड़ी खतरनाक होती है। तो इस परीक्षण को अपन कहते हैं मैनटॉक्स परीक्षण, जिससे टीबी का पता लगाया जाता है। आज के लिए अपन ऑब्जेक्टिव यहीं पर बंद कर रहे हैं, कंप्लीट, थोड़ा सा टाइम हो चुका है आपका, है ना। और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, एग्ज़ाम काफ़ी मिलेंगे आपको। यदि आप तैयारी इस समय पर नहीं करेंगे तो समस्या होगी। और आप लोगों से मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है, घर पे बैठ कर के ही तैयारी करें। अभी भारत सरकार ने, आप लोग सब कंपटीशन वाले हैं, आगे चल के पदों पर पहुंचेंगे। भारत सरकार जब तक कोचिंगों को चालू करने के लिए नहीं कहेगी ऑफलाइन, तब तक कोई कोचिंग चालू नहीं होगी। यदि अपन चोरी छिपे चालू कर भी ले तो फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और गलती से यदि किसी को कोविड हो गया तो 14 दिन तक वो कोचिंग संस्थान बंद करनी पड़ेगी। कार्रवाई होगी वो अलग है, और 14 दिन तक अपन बैक में चले जाएंगे, फिर ना कोई पढ़ने वाला होगा ना कोई पढ़ाने वाला होगा। इससे अच्छा है कि घर पे बैठ के आप अच्छी तरह से तैयारी करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से फ़ोन पर आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर है 93 29 81 61 60। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 2 क्लासेस आपकी चल रही हैं, तीसरी क्लासेस आपकी बहुत जल्दी चालू होने वाली है ज्योग्राफी की। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।